हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसिम्पटोट के बारे में बात करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ एक बार देख लेते हैं कि एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से आप एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं किसी भी दिए हुए कर्व के। तो पहली चीज़, एसिम्पटोट होता क्या है। एक कर्व आपको दिया होगा, ठीक है, और उसके लिए आपको एसिम्पटोट निकालना होगा, ठीक है। तो क्या वो कर्व ही एसिम्पटोट होता है या फिर उसमें कोई चीज़ होती है, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सपोज एक कर्व दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अपने को, एक कर्व दे रखा है ये, ठीक है। एक क्या दे रखा है अपने को, कर्व दे रखा है, और वो कर्व इस तरीके से जाता है। ये पूरा कर्व है एक, ठीक है। ये क्या है, कर्व है, इस तरीके से जा रहा है। किस शेप में, इस शेप में, इस शेप में जा रहा है, एक्स वाई एक्सिस से, ठीक है ना, ये जा रहा है। अब क्या है, इस कर्व के लिए, ये तो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 3axy। ये इसकी, इस कर्व की इक्वेशन है, ठीक। अब क्या है, इसके लिए एसिम्पटोट क्या है, तो एसिम्पटोट की डेफिनेशन से समझते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही हो, बट इटसेल्फ एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। तो यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही हो और उससे क्या हो, उसके ओरिजिन से क्या हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो ये है ओरिजिन, और यहां पर ये क्या है, ये इससे एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। यहां पर देखो, यहां पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है यहां पर, लेकिन इसको टच कहां कर रही है, इन्फिनिटी पर। हमें नहीं पता कहां टच करेगी, ठीक है। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइन है, ये क्या है, आपका एसिम्पटोट है इस कर्व के लिए, ठीक है। इसके, इस कर्व के लिए ये हमारा क्या है, एसिम्पटोट है। अब इस एसिम्पटोट को निकालना ही हमारा टास्क है, जो पेपर में हमसे पूछा जाता है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। तो ये कर्व दिया होगा आपको, उसके लिए आपको एसिम्पटोट निकालना है। हर कर्व ऐसा नहीं दिया होगा। तो अब देखिए, किन कर्व के लिए आप खुद सोचो कि किन कर्व के लिए आप एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हो, किसके लिए नहीं। अब सपोज आपको वो पैराबोला दे दे, ठीक है, ये दे दे, क्या इसके लिए कोई एसिम्पटोट हो सकता है? कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो इसको, इन दोनों लाइनों को इन्फिनिटी पे टच कर रही हो? नहीं हो सकती ना, ठीक है। और फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहां से कैसी लाइन खींच दोगे आप, ये तो लाइनें कट कर रही होंगी इसे डायरेक्ट, है ना। तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती, तो इसके लिए एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसके लिए एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं। तो खाली हम ग्राफ बनाकर तो नहीं देखेंगे कि एसिम्पटोट कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि कैसे आप एसिम्पटोट निकालते हैं किसी भी कर्व की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एसिम्पटोट क्या होते हैं, और यहां पर अभी फिजिकल मीनिंग हमने समझी है। अब उनको निकालना कैसा है वो एक बार हम देखते हैं। पहली चीज, उसकी प्रॉपर्टीज देख लो। हमें जो दिया होगा, हमें जो कर्व की इक्वेशन दी होगी, देखो कर्व की इक्वेशन क्या हो सकती है, रेडियस वाली, उसमें भी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, पोलर फॉर्म में भी हो सकती है। तो पोलर फॉर्म में नहीं होते कभी भी एसिम्पटोट, जिन कर्व का आपको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ अलजेब्रिक कर्व, यानी कि एक्स और वाई से बना होगा, एक्स वाई और कोई भी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कर्व वो होगा, ठीक है, इक्वेशन होगी। जैसे कि ये क्या है, एक्स वाई से बनी है ना, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा या फिर आर ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक। और क्या कह रहा है कि एसिम्पटोट कितने होते हैं, किसी एक कर्व के लिए कितने एसिम्पटोट पॉसिबल है। ये तो चलो एक लाइन ऐसी है, कितनी ऐसी लाइनें पॉसिबल हैं जो उसको इन्फिनिटी पर टच कर रही होंगी और इससे फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगी। तो कह रहा है अ कर्व ऑफ nth डिग्री हैज एट मोस्ट n एसिम्पटोट्स, यानी कि उसकी जितनी मैक्सिमम पावर है ना, जितनी मैक्सिमम पावर है, ठीक है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी मैक्सिमम डिग्री बन रही है। तो देखो ये 2 है, 2 डिग्री इस टर्म की, ये 2 डिग्री है, और इसकी भी 2 डिग्री है। तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 ही है, ठीक है। तो 2 है, तो इसका मतलब इसके जो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं एग्जिस्ट, वो 2 एसिम्पटोट हो सकते हैं, 3 एसिम्पटोट नहीं हो सकते इसके, ठीक है। 2 या 2 से कम होंगे, 2 या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी टर्म की डिग्री 4 है तो उसके एक एसिम्पटोट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो। लेकिन अगर 4 है तो 5 नहीं हो सकते, 4 या 4 से कम, और वो कम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो वही बात है। अब क्या होता है, इसको मतलब निकालना कैसा है, इस चीज को समझो।
कह रहा है कि द एसिम्पटोट ऑफ अ अलजेब्रिक कर्व जो आपको दे रखा है, इसमें क्या है कि जो भी आपको अलजेब्रिक कर्व दे रखा होगा, मैं इसको समझाता हूँ, काफी लंबा लिखा हुआ है, पहले आप समझ लो, ठीक है, फिर आप एक बार पढ़ लेना इसको। तो कह रहा है कि जो भी आपको कर्व दे रखा होगा, उस कर्व में जो भी सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, उस हाईएस्ट डिग्री टर्म को जब आप फैक्टराइज करोगे तो उससे जो रियल लीनियर फैक्टर मिलेंगे, कौन से रियल लीनियर फैक्टर्स जो मिलेंगे, ठीक है, वो क्योंकि एक लीनियर फैक्टर है तो वो एक लाइन को डिनोट करेंगे। वो किसको डिनोट करेंगे? अगर इक्वल्स टू 0 करके रखोगे तो आप वो एक लाइन को डिनोट करेंगे, और वो जो लाइन होगी वो एसिम्पटोट नहीं होगा, लेकिन वो लाइन एसिम्पटोट के पैरेलल होगी, ठीक है। तो कह रहा है द एसिम्पटोट ऑफ द अलजेब्रिक कर्व आर द लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑब्टेन। अब लाइन ऑब्टेन का हो रही है हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने पर 0, यानी कि जो भी कर्व दे रखा है उस कर्व को के जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको जब आप 0 के बराबर रख रहे हो, ठीक है, 0 के बराबर रख दे रहे हो हाईएस्ट डिग्री टर्म को, और फिर क्या कर रहे हो, उसको फैक्टराइज कर रहे हो। फैक्टराइज करने पर जो रियल लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, उन रियल लीनियर फैक्टर से जो लाइन मिल रही है वो लाइन क्या है, वो पैरेलल है किसके, आपके एसिम्पटोट के। तो अब देखो, अगर एक ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, क्योंकि c ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें वही हैं। तो यहां पर प्लस a कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मुझे क्या है, मुझे पता लग गया कि x ये रियल भी है और लीनियर भी है, ठीक है, ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इस एसिम्पटोट की इक्वेशन नहीं होगी, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर x प्लस वाई इसका एसिम्पटोट नहीं होगा, लेकिन x प्लस वाई जो लाइन होगी वो हमारे एसिम्पटोट के पैरेलल होगी। तो हम मान सकते हैं कि प्लस a करके इसका क्या रहा होगा, ये एसिम्पटोट रहा होगा। तो ये तो अभी मोटा मोटा हमने देखा कि एसिम्पटोट होते गया। अब क्या है, एसिम्पटोट के टाइप और जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया एसिम्पटोट का। अब एसिम्पटोट के क्वेश्चन हम एक बार करते हैं। हम बात कर रहे हैं एसिम्पटोट के टाइप्स की। तो एसिम्पटोट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अब आपको क्या होगा, इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहली चीज, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पटोट आपको निकालना आनी चाहिए, और एक ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स। तो 2 तरीके के होते हैं, पहला पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स। तो क्या होता क्या है, देखिए, जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एसिम्पटोट्स, यानी कि ऐसे एसिम्पटोट्स जो क्या हो, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। आपको इक्वेशन दी होगी, उसमें से आपको निकालना, अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होते। ऑब्लिक्यू का मतलब होता है हिंदी में तिर्यक, ठीक है, यानी कि जो कोई एंगल बना के जा रहा हो, ठीक है। तो यानी कि वो क्या होते हैं, जैसे कि ये वाला अभी हमने देखा था, ऐसे करके जा रहा था एसिम्पटोट, तो एक क्या था, ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट था। वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं था, वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था ना ही वाई एक्सिस के, तो वो ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट था, तिर्यक था, ठीक है। तो ये बात हो गई एसिम्पटोट की। तो 2 टाइप के होते हैं, पहली पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट। तो पहला टाइप जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है। उसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कैसे निकालने। तो देखो, निकालने कैसे हैं, निकालने वैसे हैं जो लास्ट अभी मैंने रूल बताया था वही लगाना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 है कि फाइंड एसिम्पटोट। फाइंड एसिम्पटोट आपको फाइंड करने, एसिम्पटोट्स आपको फाइंड करने हैं किसके, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके एसिम्पटोट्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इसको एक लीनियर फॉर्म में बदल लो, लीनियर नहीं, मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म में बना लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो वहां पर मैंने नीचे अभी लास्ट चीज बताई थी आपको, जब
देखो दो, अब इसमें जो एसिम्पटोट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले निकाल रहे हैं। कौन से निकाल रहे हैं? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। हमें जो एसिम्पटोट निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया आपको जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले वो है टर्म, ठीक है, जिसमें एक्स की अधिकतम पावर आ रही है, तो ये वाला एक टर्म है और ये वाला टर्म है। इन दोनों टर्म को एक साइड लाकर और हमें क्या कर देना है? उनको इक्वेट कर देना है जीरो के। तो जो भी चीज अपने बच रही होगी अंदर, ठीक है, वो अगर रियल लीनियर फैक्टर के फॉर्म में टूट जा रही है तो हमारे एसिम्पटोट वही होंगे, अगर नहीं टूट रही है तो हमारे एसिम्पटोट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक ही साइड लेके जाऊं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को एक्स के, तो मुझे मिल जाएगा। तो ये देखो, ये हो रहा है अपने पास क्या, इसको इस साइड ले गए, ठीक है, मतलब इन दोनों को एक ही साइड रख के और उसको जीरो के बराबर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब तो इसको पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हमें क्या कर देना है? हाईएस्ट डिग्री टर्म के जो कोफिशिएंट होगा उसको इक्वेट कर देना है जीरो के बराबर। तो इसको जैसे ही मैं जीरो के बराबर लेता हूँ इस टर्म को, ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या मैं इस टर्म को वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसको क्या रियल लीनियर फैक्टर में तोड़ सकता हूँ? नहीं। इसको अगर मैं तोड़ूंगा भी तो इसमें जो y की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आयोटा b आएगी, ठीक है, आयोटा b आएगी। तो इसको इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस तरीके से होते हैं, कैसे? y प्लस आई बी और y माइनस आई बी। तो ये लीनियर तो हैं लेकिन रियल नहीं है। हमें किस में तोड़ना है? रियल लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, फैक्टर में। तो ये क्या टूट रहे हैं? नहीं टूट रहे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट जब मैं निकाल रहा हूं तो ये रियल लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो हेयर क्या होगा? एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है, तो जो y की हाईएस्ट पावर वाले टर्म है कौन कौन से? ये और ये, इनको एक साइड लाकर इनको इक्वेट कर देना है जीरो। उसके कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर टर्म के कोफिशिएंट्स को मुझे इक्वेट कर देना है जीरो के। तो ये टर्म है, ये टर्म है, इनको साथ में एक साइड लेकर आया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है ही, और इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसका वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ए की वो क्या आ रही है? प्लस माइनस ए आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ रियल लीनियर फैक्टर में तोड़ सकता हूँ। किसको? ये जो अंदर कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे और वो एसिम्पटोट क्या होंगे? यही होगा, एक्स की जो वैल्यू आती है वही क्या हो जाएंगी हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी क्या होंगे? एसिम्पटोट होंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये है एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आपने क्या करना? वाई के जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, जिसमें वाई की हाईएस्ट पावर आ रही है, उसके जो कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर दिया जीरो के बराबर। तो जो चीज़ आपको मिली वही आपके क्या होगा? एसिम्पटोट हो गए। तो देखो, इस जो इक्वेशन थी अभी इसमें जो डिग्री थी हाईएस्ट वो कितनी थी? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? यहाँ पर डिग्री 2 है, इस टर्म की 2 है, लेकिन इस टर्म की 4 है। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री थी मैक्सिमम वो 4 थी। तो इसके 4 एसिम्पटोट हो सकते थे, ठीक है, मैक्सिमम 4 एसिम्पटोट हो सकते थे, लेकिन हैं कितने अपने पास? सिर्फ 2 ही हैं, एक प्लस ए और एक माइनस ए, एक्स की वैल्यू। ये हमारे एसिम्पटोट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल लीनियर फैक्टर में तोड़े नहीं जा सकते,
ठीक है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो आप बता सकते हो एसिम्प्टोट क्या होंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। देखते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें सिर्फ ये प्लस का चेंज कर दूं, तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मैं निकालूं एसिम्प्टोट अपने, तो क्या निकलेंगे, तो जो x की मैक्सिमम पावर वाले टर्म है, इनके कोफिशिएंट को साथ में ले लूँगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी आ जाएगी। तो दो एसिम्प्टोट यहाँ मिल गए। अब पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस देखो, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस देखूंगा तो y के जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म है ये और ये, ठीक है, वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए, ये भी क्या है, ये हमारे 4 एसिम्प्टोट आ गए। इसकी भी डिग्री 4 थी, तो 4 एसिम्प्टोट आ सकते थे और 4 ही आ गए हमारे मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा केस था ही नहीं जो एग्जिस्ट ना करता हो, यहाँ पर था क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। अब एक आध क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस ए की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें बहुत बड़े बड़े आगे टर्म हैं, पीछे बहुत टर्म ऐड भी हैं, तो हमें लेकिन बाकी चीज़ें देखनी नहीं होती। एसिम्प्टोट निकालने हैं अगर एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ही देखने होते हैं। तो एक्स के अगर पैरेलल मुझे एसिम्प्टोट निकालने हैं, एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने हैं, तो मुझे बाकी चीजें देखनी नहीं है, मुझे सिर्फ क्या देखना है, जो भी x की मैक्सिमम पावर वाले टर्म है, तो ये एक टर्म होगा, और इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होगा। बाकी किसी में भी x की पावर 2 आ ही नहीं रही है, या फिर उससे मतलब उससे ज़्यादा या उससे कम तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर वाले टर्म यही है। तो इनके कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ से मिलेगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस ए। तो एक एसिम्प्टोट तो यहाँ मिल गया आपको, ठीक। दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस आपको एसिम्प्टोट निकालना है, ठीक है। तो फिर से देखो, ये मैक्सिमम पावर है y की, यहाँ पर भी एक मैक्सिमम पावर मिलेगी y की, और कहीं भी y की ये 1 पावर है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, हाईएस्ट डिग्री टर्म लेने हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ले लो वाई स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से दो एसिम्प्टोट, तो इस इक्वेशन में भी डिग्री जो थी इस इक्वेशन की 4 थी, और इसके 4 एसिम्प्टोट हमारे पास आ गए, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल टू एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आई होप आपको जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले एसिम्प्टोट निकालने हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, हमने जो एसिम्प्टोट हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट होते हैं उनको कैसा निकाला जाता है। अब जो हम देख रहे हैं ये है ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स जो हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी होगी बड़ी सी, जो पेपर में आता है, हमेशा आता है ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन दी होगी, इसमें आपको क्या करना है, जो सेम डिग्री के टर्म हैं उनको एक एक साथ लिख लेना है, ठीक है। तो यानी कि जिस ऐसे टर्म जिनमें x और y की मल्टीप्लाई करके या फिर सिंपल x की पावर या फिर y की पावर जो है 3 आ रही है, वो थर्ड डिग्री के टर्म हो गए। जैसे कि ये थर्ड डिग्री का टर्म है, x और y इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो ये 3, तो ये भी 3 डिग्री का टर्म है, ये भी 3 डिग्री का टर्म है, ये भी 3 डिग्री का टर्म है, ठीक है। तो इन टर्म को एक साथ ले लिया, ठीक, और 2 डिग्री के टर्म को एक साथ ले लिया, ठीक है, और 1 डिग्री के टर्म को एक साथ, और जो सिंपल बचा है उसको छोड़ दो, ठीक है।
ये बन गए। तो अब क्या है, जो 3 डिग्री के टर्म है उनको आप लिखना है साथ में, और 2 डिग्री को 1 डिग्री को, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको x की जगह पर 1 रख देना है और y की जगह पर m रख देना है। ठीक है, क्या करना है, x की जगह पर 1 और y की जगह पर m रख देना है और फाई करके एक इक्वेशन बनानी है। तो फाई, ठीक है, और m की इक्वेशन बनेगी फाई। अब 3 डिग्री के टर्म की है तो 3 नीचे 3 लिखो, फाई 3m। ठीक है, अब क्या है, इस वाली जो 3 वाली टर्म थी ये अपना फाई 3 का काम करेगी। ठीक है, फाई 3m का काम करेगी। ठीक, और जो सेकंड डिग्री वाली थी वो फाई 2m का काम करेगी और ये फाई 1m का काम करेगी। ठीक है, ठीक है, तो फाई 3 जो m है उसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, देखो y की जगह पर हमने m रखना है तो m³ माइनस 5m²। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है अपने पास। ठीक है, 1 रख रहे हैं हम, प्लस 8m माइनस 4, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही फाई 2 की वैल्यू निकालोगे, फाई 2m की, वो क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल्स टू माइनस का 3m²। ठीक है, प्लस 9m माइनस 6, और फाई 1m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, वो आ जाएगी 2m माइनस 2, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें बन गई। अब क्या है, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसको मैं कह सकता हूं एक तरीके से फाई n। ठीक है, फाई n है अपने पास वो n। ठीक है, अब क्योंकि ये अगर n है, ये नीचे दिखा रहा है फाई nm है ना, तो अगर ये n है तो n में एक पावर कम हुई तभी तो 2 बना, तो ये जो टर्म होगा वो क्या होगा, फाई n माइनस 1 वाला टर्म होगा, और ये क्या होगा, फाई n माइनस 2 वाला टर्म होगा। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, ये क्या है, जो फाई 3 है उसको फाई n भी कहा जा सकता है, फाई 2 जो है उसको फाई n माइनस 1 भी कहा जा सकता है, फाई 1 को फाई n माइनस 2 कहा जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो अपना मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म होती है ना उसको इक्वेट करना होता है हमें 0 के, तो 0 के इक्वेट करो और m की वैल्यूज निकालो, आप m की वैल्यूज निकालो। तो m की जो वैल्यूज आ रही हैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये m इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1 एक वैल्यू आ रही होगी और m की और वैल्यूज भी आ रही होंगी, फिर उसको आप निकालो। ठीक है, डिवाइड करके जैसे बताया था पिछली वीडियोस में, तो 8 2 और 2 ये वैल्यूज आएंगी इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। तो m की क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि 3 पावर है m की, तो m की एक वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 और 2 आएगी। तो करना क्या है इसमें आप आगे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है, अगर ये m की जो वैल्यूज आ रही है ये नॉन रिपीटिंग होती, ठीक है, नॉन रिपीटिंग यानी कि बार बार, मतलब अब यहां पर एक वैल्यू तो 1 आ रही है, दूसरी 2 आ रही है और सोचो तीसरी 3 आती, तो तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हर एक वैल्यू जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसके लिए c ऐसे निकाल सकता है। आपको अब क्या निकालना है, एसिम्पटोट निकालना है। एसिम्पटोट एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो देखो आपको y रहेगा, x ही रहेगा, m आपने निकाल लिया है। ठीक है, वो लाइन जिसमें एसिम्पटोट मिलेगा उसके लिए स्लोप आपने निकाल लिया है, तो m इक्वल्स टू 1 पर आपको पता है एक लाइन मिलने वाली है आपको। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको c नहीं पता। ठीक है, तो c आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। अगर n जो m की वैल्यू है नॉन रिपीटिंग है, सिर्फ एक बार आ रही है। ठीक है, अगर रिपीटिंग वैल्यू है m की तो उसको इस तरीके से c निकाला जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में रख के। अब वो कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूं। जब c निकल जाएगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि एसिम्पटोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिम्पटोट क्या है, एक लाइन ही तो है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने लिखी रही। अब क्या है, फॉर नॉन रिपीटिंग टर्म, बाकी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 के लिए मैं देखता हूँ कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला याद रखो, c इक्वल्स टू माइनस का फाई n माइनस 1, फाई n माइनस 1 क्या है, ये वाला टर्म। ठीक, और फाई n डैश m, यानी कि फाई n वाला जो टर्म था उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो इसकी एक एक पावर समझो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 3m² हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस क्या है, फाई n माइनस 1m, फाई n माइनस 1m की जो वैल्यू है वो ये है, क्या है, माइनस का 3m², माइनस का साइन ऑलरेडी एक बाहर है तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, प्लस
9m, ठीक है, -6 अपॉन, ठीक, अपॉन में क्या, 5n-m, तो 5n का डैश करना है आपको, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, तो 3 आगे आ जाएगा m², ठीक, -10m, ठीक, और यहाँ पर 8 बचेगा, ये बचेगा 8, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको वो जो m की वैल्यू थी नॉन रिपीटिंग वाली वो रख देनी है, इस पूरे में क्या रख दोगे, वो वैल्यू रख दोगे, m = 1 रख दोगे, तो m = 1 रख दो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप, इसमें ना एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, तो ये जो आएगा वो अपना प्लस का आएगा, और यहाँ पर भी अपना प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, m की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, m की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखी, ठीक है, तो m की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये -3 और ये 9 है और ये 6 है, ठीक है, तो एक हट जाएगा, 12 बचेगा यहाँ पर, -12 अपॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कितना, 3 और ये हो जाएगा आपका कितना, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे इसकी m = 1, तो ये हो जाएगा आपका 10, 11, है ना, देखो ये तो हो जाएगा -3 और ये 6, ठीक है, प्लस का 6 आएगा और 12 आएगा, 12 माइनस का हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर आपके 3, यहाँ पर माइनस का 7 + 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो आपका जो c की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -12 आ रही है, ठीक है, -12, तो आप क्या करना है, आपको वही रखना, y = mx + c, y = mx + c, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू तो y है, m की वैल्यू आपने 1 रखी है, x, और c की वैल्यू क्या हुई आपके पास, -12, तो इस तरीके से आपने निकाली है पहला एसिम्पटोट, ठीक है। अब देखो हो सकता है इसमें कैलकुलेशन एरर हो रही हो कहीं, ठीक है, तो देख लेना आप, लेकिन मतलब प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मेनली क्या है, मेरा मकसद क्या है, आपको प्रोसेस बताने का, आपको करना क्या होता है, ठीक है। तो जब भी एक इंडिविजुअल आपके पास वो मिल रहा हो, क्या m की वैल्यू मिल रही हो, तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या, 5n-1m अपॉन 5-n-m, ठीक है, और वो यही चीज़ होती है, ठीक। 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर रिपीटिंग वाला है तो आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिपीटिंग वाले में क्या करना है, रिपीटिंग वाले में वो जो फॉर्मूला लिखा है वो करना है। अब जैसे कि 2 टर्म अगर ट्वाइस रिपीट हो रहा है m की वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ट्वाइस रिपीट कर रही है तो क्या है, हाफ c² 5" यानी कि ये जो 5nm वाली थी ना, 5n वाली जो इक्वेशन थी, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके जो चीज आएगी वो लिखनी है, 1/2 c² के साथ में उस चीज की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, प्लस c इंटू 5-n-1m। तो अब जो 5n-1 वाली टर्म आती है उसको डिफरेंशिएट करके उसको c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, प्लस 5n-2m = 0। अब जो लास्ट वाला टर्म आ रहा है वो लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर करते हैं। तो ये आ गया पहला 1/2 c² तो ऐसे रहा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे आप, तो पहला तो आएगा ये 3 आएगा, ठीक है, 3m² आएगा, फिर क्या आ जाएगा 6m आ जाएगा, ठीक है, 6m आ जाएगा दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर 10 आएगा, -10, ठीक, और यहाँ पर आएगा प्लस c, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो माइनस का 6m, और यहाँ पर प्लस 9 प्लस यहाँ पे जो डबल डैश वाला आता है 2m -2, ये आ जाएगा। अब इसको जब मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो जो मेरे को इक्वेशन मिलती है वो मिलती है c², क्योंकि देखो c और m की टर्म में मिलेगी, तो c² -2 -3m, ठीक है, +2 = 0, ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसको आप थोड़ा और मतलब सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, क्या, फिर से लिख देता हूँ, c² -3m + 2 = 0, तो ये मिल गई। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे c की, ठीक है, यहाँ से आप c की वैल्यूज़ निकालोगे।
अब वो सी की वैल्यूज़ क्या निकालोगे, जो एम की वैल्यू है वो रख के। एम की वैल्यू थी कितनी यहाँ पर हमारे पास, एम की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2 थी ना। एम की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, जिसके लिए रिपीट हो रहा है, रिपीट किसके लिए हो रहा है, एम बराबर 2 के लिए, तो एम की वैल्यू 2 रख दो। तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा अपने पास 6। यहाँ पर सी आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था। ओ यार, मतलब इसमें आपको क्या करना है पहले, सॉरी ये हो जाएगा गड़बड़। देखो इसमें क्या करना है, आपको m की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर m की वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू रखोगे 2, ठीक है, m की वैल्यू 2 रख दोगे इस इक्वेशन में। तो अब ये अब सी स्क्वायर और c की फॉर्म में मिलेगी, और ये मिल रहा है सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मिल रहा है। हाँ, ये इक्वेशन मिल रही है आपको, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, c की वैल्यू आएगी 1 और 2, c की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2। तो m की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, m की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ से दो लाइंस की इक्वेशन मिलेगी, पहली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो एक तो c1 है, एक c2 है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2m, तो 2x प्लस 1, ये हमारा एक एसिम्पटोट होगा, और ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हमारा दूसरा एसिम्पटोट होगा। और पहला एसिम्पटोट तो हमने वहाँ से निकाल लिया जो लाइन m इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला था, ठीक है, वो एसिम्पटोट। तो ये 3 एसिम्पटोट मिल गए हमें, ठीक है। ये क्या है, ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स हैं। अब इसके लिए आप कहोगे भैया x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं निकाले। तो देखो कभी भी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट अगर आपके इंटीजर हों, ठीक है, जैसे 1 आ रहा है और हाईएस्ट डिग्री टर्म का कौन सा है कोफिशिएंट x, तो x का कोफिशिएंट 4 आ रहा है। तो जब भी हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट अगर कोई नंबर हो तो वहां पर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं आते हैं, आप खुद निकाल के देख लेना, ठीक है। तो खाली क्या है यहाँ पर, अगर आप y एक्सिस के पैरेलल निकालना चाहोगे तो क्या होगा, y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो क्या कोई मीनिंग बन रही है उसकी, नहीं बन रही ना। तो यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। ऐसे ही जब आप x एक्सिस के पैरेलल निकालोगे तो आप क्या करोगे, माइनस का 4 को आप 0 के इक्वल रखना पड़ेगा आपको, तो भी आपके एसिम्पटोट नहीं आएंगे x और y एक्सिस के। तो अगर इसके ऑल एसिम्पटोट्स मांगता है तो आपको ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट ही निकालने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डिग्री के टर्म बनाने हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, थर्ड डिग्री के टर्म, सेकंड डिग्री के और फर्स्ट डिग्री के। और उसमें क्या करना है, जो थर्ड वाला है उसको 5 3m, 5 2m, 5 1m, 5 3m के फैक्टर करने हैं जो भी आएंगे। अगर नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, जैसे सपोज m की वैल्यू क्या आ जाती 1 2 3 आ जाती, तो m इक्वल्स टू 1 के लिए पहले ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाते, सेम चीज़ आती, ठीक है, 5n-1m करते, ये वाली चीज़ रखते, ठीक, अपॉन 5-n, इस वाले का एक बार डिफरेंशिएट करके इसको रखते हैं और उसमें m की वैल्यू 1 रख देते एक बार, दूसरी बार में m की वैल्यू क्या रख देते 2 रख देते और 3 रख देते एक एक करके। तो 3 c की वैल्यूज मिलती है और उनसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से 3 लाइन मिलती है, और वो 3 एसिम्पटोट्स होते हैं आपके कौन से, ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो आई होप जो एसिम्पटोट्स हैं आपके लिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मस्ट याद रखने हैं आपको, क्या, c इज इक्वल टू माइनस का 5n-1m अपॉन 5n-m, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1/2 c स्क्वायर 5" प्लस c 5n-1 और प्लस 5n-2 इक्वल्स टू 0। तो ये आप याद रखिए। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।